हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ की ओर से मैं अब्दुल हक अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम इंडक्शन मोटर में आगे बढ़ते हुए जो टॉर्क है, टॉर्क प्रोडक्शन इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से फैक्टर से इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, किस तरह से उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, ये सारी जानकारियाँ आज हम आज के सेशन में हासिल करेंगे। ठीक है। सो टॉर्क इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। जो इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो 3 निम्नलिखित फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर करंट। किसके ऊपर टॉर्क डेवलप हो रहा है यहाँ पर? रोटर के ऊपर। किस वजह से? क्योंकि रोटर के अंदर एक करंट फ्लो करने लगता है, इस वजह से। ठीक है ना। तो वो जो टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर करंट। रोटर के अंदर कितना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है, कितने मैग्नीट्यूड की या कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके ऊपर, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर टॉर्क डेवलप करेगा। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर है द फ्लक्स विच इंटरेक्ट विद द रोटर ऑफ 3 फेज। चूँकि स्टेटर में जब हम सप्लाई देंगे, स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग को जब सप्लाई देंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। लेकिन जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ पार्ट क्या होगा, आसपास के जो एयर गैप है उसमें वो लॉस हो जाएगा। पूरा का पूरा 100% पार्ट रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक नहीं करता है। तो जितना पार्ट रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा है फ्लक्स का, केवल वो पार्ट ही यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। इसलिए जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है? द फ्लक्स विच इंटरेक्ट विद द रोटर ऑफ द 3 फेज। ठीक है। जो 3 फेज रोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, सॉरी यहाँ पर इंडक्शन मोटर लिखना मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके रोटर के साथ जो फ्लक्स इंटरेक्ट करेगा उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ सॉरी, ये रहा रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन द रोटर पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है। जो फ्लक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगला जो है वो है द पावर फैक्टर ऑफ रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका जो पावर फैक्टर है या रोटर का जो पावर फैक्टर है उसके ऊपर जो टॉर्क है वो डेवलप करेगा। तो इन तीनों जो फैक्टर्स हैं उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो टॉर्क की प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है। वो क्या आएगी? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई इज द फ्लक्स जो कि लिंक कर रहा है रोटर के कंडक्टर के साथ। I2 इज द करंट इन द रोटर कंडक्टर। ठीक है। और cos θ2 इज द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर। ठीक है। तो जो टॉर्क डेवलप हुआ हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया? φI2 cos θ2। ठीक है। where T is the torque produced by the induction motor. Phi is the flux responsible for producing induced EMF. I2 is the rotor current and cos θ2 is the power factor of the rotor circuit. ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द फ्लक्स फाई प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेटर ईएमएफ E1। अब जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, जो फ्लक्स लिंक कर रहा है रोटर के कंडक्टर के साथ, वो उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट आया। स्टेटर वाइंडिंग में करंट क्यों आएगा? जब हम स्टेटर वाइंडिंग को बाहर से सप्लाई देंगे, यानी कि E1। E1 क्या है? स्टेटर ईएमएफ। किसकी वजह से? जो हमने सप्लाई दी उसकी वजह से। तो जो फ्लक्स है अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? E1 के ऊपर। ठीक है। तो इससे हम लिख देंगे द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। ठीक। We note that the transformation ratio K is defined as the ratio of secondary voltage or rotor voltage to the primary voltage। प्राइमरी यहाँ पर क्या है? स्टेटर। ठीक है। जो इंडक्शन मोटर है उसमें क्या फिनोमिनन हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिनन हो रहा है। इसमें
जो रोटर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव कर रहा है और जो स्टेटर है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे के, जिसकी वैल्यू होगी E2/E1, ठीक है। यानी कि E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 या E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं K बराबर E2/E1, ठीक है। अब जो हमारा E1 था वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, 5 के, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं K बराबर E2/5, ओके। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं जो 5 है किसके प्रोपोर्शनल है, E2 के, यानी कि जो रोटर में EMF हुआ है ना, उसके रोटर में जो EMF डेवलप हुआ उसके प्रोपोर्शनल भी हमारा 5 आ गया, ठीक है। नाउ rotor current I2 is defined as the ratio of rotor induced EMF under running condition SE2 to total impedance Z2 of rotor side। रोटर करंट किस तरह से निकालेंगे हम, जो EMF डेवलप हुआ, EMF का डेवलप होगा SE2, जो हमारे रोटर में EMF डेवलप हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस ऑफ द रोटर जो कि Z2 है, ठीक है। तो उससे हमारा I2 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज I2 बराबर SE2/Z2। ये SE2 जो वैल्यू है ये हमारी रोटर के अंदर जो EMF डेवलप हुआ उसकी वैल्यू है, ठीक है। एंड टोटल इम्पीडेंस Z2 इन रोटर साइड इज गिवन बाय Z2 बराबर क्या होगा, R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ठीक है। R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस, X2 इज द रोटर का जो है रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है एट स्टैंड स्टिल या जब स्लिप हमारी 1 होगी तब, ठीक है। और एट स्लिप एस पर क्या हो जाएगा, SX2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो Z2 निकल के आएगा वो आ जाएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक। पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन में हमने Z2 की वैल्यू पुट कर दी। तो I2 बराबर हो जाएगा हमारा SE2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरह से हमने I2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ठीक है, E2 के फॉर्म में। नेक्स्ट, वी नो दैट द पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू दैट ऑफ इम्पिडेंस, यानी कि R2/Z2 जो कि cos थीटा होता है, ठीक है ना, पावर फैक्टर। तो R2/Z2 की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई, रोटर करंट I2 और पावर फैक्टर cos θ2 इन द इक्वेशन ऑफ द टॉर्क, जो हमारे टॉर्क की इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई इंटू I2 इंटू कोस θ2, ठीक है। तो फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी प्रोपोर्शनलिटी में E2, I2 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर SE2/R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, एंड कोस θ2 की वैल्यू पुट कर दी हमने R2/R2 स्क्वायर प्लस √R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो उसके बाद कंबाइन करेंगे तो हमारे जो टॉर्क का प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू आएगा वो आएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SE2 स्क्वायर R2/√R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये अंडर रूट यहाँ पर से हट जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर भी अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो कर देंगे अपन क्लियर, ठीक है। तो रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी गेट T बराबर K SE2 स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देंगे हम यहाँ पर SE2 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका पूरे का भी स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो उससे ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 3/2π/NS, वेयर NS इज द सिंक्रोनस स्पीड इन RPS, यानी कि रोटेशन पर सेकंड। और उसको हम लिख सकते हैं NS बराबर NS/60, यहाँ पर जो NS है वो क्या है, RPM में, जो कि सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। सो फाइनली द इक्वेशन ऑफ द टॉर्क बिकम, जो टॉर्क की इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, SE2 स्क्वायर इंटू R2/R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2π/NS न्यूटन मीटर। ये जो फाइनल हमारे टॉर्क है जो इंडक्शन मोटर में डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू में फाइंड कर ली है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द
एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द टॉर्क डेवलप इन द इंडक्शन मोटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है टॉर्क की, ठीक है, तो ये टॉर्क एट एनी मोमेंट, एट एनी वैल्यू ऑफ द स्लिप और एनी वैल्यू ऑफ द स्पीड, हम यहाँ पर इसकी जो टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे वो इससे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हम कंसिडर करते हैं अलग अलग कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि जो टॉर्क मोटर के जस्ट स्टार्ट होने पर डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। स्टार्टिंग टॉर्क इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन मोटर व्हेन इट स्टार्ट्स। जब मोटर शुरू होती है, जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसके द्वारा जो टॉर्क डेवलप होता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो स्टार्टिंग टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, वी नो दैट एट द स्टार्ट द रोटर स्पीड एन इज ज़ीरो। हम जानते हैं कि मोटर को जब हम शुरू करने जा रहे हैं एट द स्टार्ट, तो क्या होगा, रोटर क्या होगा उस टाइम पे हमारा रुका हुआ है, बंद है, यानी कि जो रोटर की स्पीड है एन आर है वो क्या शून्य है, ज़ीरो है। तो अगर एन आर की वैल्यू या रोटर की स्पीड जीरो है तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब एन की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एन एस बाई एन एस, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एक। ठीक, तो हमारे पास जो स्लिप की वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई, एक। अब ये जो स्लिप की वैल्यू एक निकल के आई है, तो ये जो हमारी टॉर्क की इक्वेशन है यहाँ पर, इसमें हम स्लिप की वैल्यू पुट करेंगे, एस की जगह पर क्या पुट कर देंगे, वन। तो उससे हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो निकल के आएगा टी बराबर ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इंटू थ्री अपॉन टू पाई एन एस न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन हो गई। स्टार्टिंग टॉर्क को हम स्टैंड स्टिल टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम टॉर्क। और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होगी। एक मोटर है, कोई भी है, किसी भी तरह की कोई इंडक्शन मोटर है, तो उसके अंदर जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कितना टॉर्क उस इंडक्शन मोटर के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है और उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टॉर्क की इक्वेशन है हमारे पास क्या है, टी बराबर एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू थ्री अपॉन टू पाई एन एस। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म हमारी कॉन्स्टेंट है और हम जो ई एम एफ ई टू डेवलप हुआ है उसको भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं। जो वेराइंग, जो कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज हो सकता है वो क्या है, यहाँ पर स्लिप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो है स्लिप। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू की किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी इक्वेशन में जब हम मैक्सिमा या मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, या अवकलन करते हैं, है ना। ठीक है, इसी तरह से हम इस टॉर्क की इक्वेशन का भी अवकलन करेंगे या डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्लिप। ठीक, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। द रोटर रेजिस्टेंस, रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर रिमेन कांस्टेंट। जो x2 की वैल्यू है, sx2 नहीं, x2 की वैल्यू है, r2 की वैल्यू है और ns की वैल्यू है 3/2π/ns, ये सब क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। द सप्लाई वोल्टेज टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रेटेड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो उससे हमारा जो E2 है वो भी क्या होगा, रोटर ईएमएफ भी वो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। इफ़ वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटी, अगर किसी वैल्यू की हमको मैक्सिमम कोई किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, देन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दैट क्वांटिटी कंसर्निंग सम वेरिएबल पैरामीटर, है ना। किसी वेरिएबल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल पैरामीटर क्या है, स्लिप। स्लिप ही एक ऐसा पैरामीटर है यहाँ पर जो बदल सकता है। कैसे बदलेगा, जब हमारे रोटर की स्पीड हम वेरी करेंगे। ठीक है ना, तो ये स्लिप वेरी करेंगे तो हमारी स्लिप चेंज होगी। तो वेरिएबल पैरामीटर क्या है, केवल स्लिप है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन उसको किसके, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है ना, और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसी तरह से यही जो मेथड है हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम जब ये मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो सो फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम डी टी अपॉन डी एस को हम क्या करेंगे, बराबर ज़ीरो करेंगे। ठीक है, तो टी इक्वेशन हमारे पास के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर जो ये है, इसको विद रिस्पेक्ट टू स्लिप हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे।
डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो अवकलन का या डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जो u/v वाला जो मेथड है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन निकल के आएगी वो आएगी फाइनली एस स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। ठीक है, और एस की वैल्यू या स्लिप की वैल्यू जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगी प्लस माइनस R2 अपॉन x2। पर इंडक्शन मोटर के केस में हम नेगेटिव स्लिप को नेग्लेक्ट कर देंगे, हमको केवल यहाँ पर पॉजिटिव स्लिप कंसिडर करनी है। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, R2 अपॉन x2। ठीक है, तो जब स्लिप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R2 बटा x2 के इक्वल होगी, तो उस कंडीशन में जो टॉर्क डेवलप होगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, सो व्हेन स्लिप S बराबर R2 by x2 द टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड द स्लिप इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्लिप। तो उस केस में जो स्लिप होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्लिप, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SM से, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस टू द रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, at starting S is equal to 1, so the maximum starting torque occur when the rotor resistance is equal to the rotor reactance। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो रोटर का रिएक्टेंस है उसके बराबर ही रोटर का रेजिस्टेंस रखना होगा। तो हमें इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग केस में ही हमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये वैल्यू स्लिप की वैल्यू R2 बटा x2 हम टॉर्क की इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, T बराबर AC2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। जब इसमें हम S की वैल्यू R2 बाई x2 पुट करेंगे तो जो हमारा T मैक्स निकल के आएगा वो क्या आएगा, KE2 स्क्वायर अपॉन 2x2। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन या वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जब देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉर्क है उसकी इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है कि फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज कंक्लूडेड दैट द मैक्सिमम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रोटर इंड्यूस्ड EMF एट स्टैंड स्टिल। ठीक है ना, जो स्टैंड स्टिल पे जो EMF है रोटर में जो डेवलप होगा, ठीक है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द मैक्सिमम टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है वो रोटर रेजिस्टेंस से प्रभावित नहीं होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर डिपेंड अपॉन रोटर रेजिस्टेंस। लेकिन जो स्लिप है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू R2 के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू एक इंडक्शन मोटर के लिए कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो स्लिप है जिस स्लिप पर इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो रहा है उसको हम बाय वेराइंग R2 या रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके उस स्लिप की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या है, R2 अपॉन x2 है। ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी वो स्लिप जिस स्लिप पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है उसको हम बदल सकते हैं बाय वेराइंग द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमको ध्यान रखना है टॉर्क के केस में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।